हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको मैराथन वीडियोस करवा रही हूँ। मैंने इससे पहले हिंदी और सीडीपी को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिसका भी मैथ सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड मैं कंप्लीट पेडागोजी आपको कवर करवाने वाली हूँ, जो कि आपके 15 मार्क्स की होती है। ये दोनों पेपर के लिए होगी, चाहे पेपर 1 की बात की जाए चाहे पेपर 2 की बात की जाए। तो दोनों पेपर के लिए ये पेडागोजी आपके लिए बहुत रामबाण हो सकती है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिवीजन के पर्पज से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। गणित की प्रकृति कैसी होती है, आपको डायरेक्ट दे देगा गणित की प्रकृति कैसी होती है। तो आपको बताना है चिन्ह शब्द भाषा का समुच्चय है। चिन्ह होते हैं इसके अंदर प्लस, माइनस, गुणा, भाग, तो ये सारे इसके चिन्ह होते हैं। अमूर्त प्रकृति होती है, ये इंपॉर्टेंट लिखिएगा, कहीं भी अमूर्त आए गणित में मार दीजिएगा। पदानुक्रम होते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले प्लस सीखते हैं, फिर माइनस, फिर गुणा, फिर भाग, मतलब एक क्रम में चलती है। श्रेणीबद्ध होती है, तार्किक होती है, सोचकर होती है, प्रतिमान पैटर्न पर आधारित होती है। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है ये आप याद कर सकते हैं। इस टाइप से ऑप्शन डायरेक्ट देता है कि पदानुक्रम प्रकृति दे दिया, श्रेणीबद्ध दे दिया, तार्किक दे दिया और एक कोई और ऑप्शन दे दिया। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अवधारणाओं की प्रकृति कैसी होती है। सबसे पहले अवधारणाएं रेखीय नहीं होती, कैसी होती हैं, जटिल होती हैं। अवधारणाएं जो होती हैं जटिल जाल तंत्र होती हैं, निगमनात्मक तर्क पर आधारित होती हैं, गणितीय विचार के लिए विशेष शब्दावलियां होती हैं। तो ये चीज याद रखनी है। इसमें कुछ अलग मतलब बाहर से नहीं पूछा जाता, इसमें तो डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इसका क्या होगा। तो इसीलिए इसको ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका गणितीय खेल एवं पहेलियां, जो कि मैथ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करती हैं। गणितीय खेल एवं पहेलियों से क्या होता है, मतलब बच्चों की मानसिक विकास में क्या होता है, सृजनात्मकता आती है, संकल्पनात्मक आती है। गणित और रोजमर्रा की मतलब डेली लाइफ से कनेक्ट करके हमें बच्चों को गणित को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि डेली लाइफ में हमारी गणित यूज होती है। कुछ कोई शॉप पर कुछ चीज लेने गए हो, वहां पर हमने ये चीज ली, इतने पैसे बचे। तो इस टाइप से आप डेली लाइफ की चीजों से कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाते हैं। पहेलियां खेल खेल में पढ़ाते हैं, जैसे कि आपने बच्चों को डब्बे दे दिए, कुछ पूछ लिया। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे खेल एवं पहेली। इसके अलावा संख्या और संक्रिया, ये सही वर्ड लिखा हुआ है, कटा हुआ नहीं है, तो याद रखना है। सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, छिपे धारणाओं को समझते हैं, जो हमारे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। जैसे कि आप ये बोल देते हो 1 3 5 7, इसके बाद क्या आएगा, तो इससे भी क्या होता है, तार्किक चिंतन होता है, बच्चा सोचता है। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है, शिक्षा जो होनी चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। बालक की रुचि क्षमताओं को ध्यान में रख के हमें चीजों को कराना चाहिए। अनुभवनात्मक प्रक्रिया, एक्सपीरियंस होना चाहिए चीजों का। अवलोकन व अन्वेषण के रूप में, मतलब कि खोज खोज करके सीखे बच्चा। अध्यापक कैसा होता है, इसमें सुविधा करता होता है। मेन जो रोल होता है बच्चे का वो एक तरह से स्वयं करके सीखने पर होता है, जो हमारा एनसीएफ भी बोलता है। एनसीएफ 2005 भी ये चीज बोलती है कि बच्चा जो है करके सीखे, तो वो ज्यादा अच्छी चीजों को ग्रहण कर सकेगा। इसके अलावा है गतिविधि आधारित कक्षा। गतिविधि आधारित होनी चाहिए, मतलब एक्टिविटी सेंटर्ड क्लास होनी चाहिए। बच्चा अधिगम का केंद्र होता है इसके अंदर। स्वयं मतलब खुद से करके सीखता है वो। खोजी क्षमता एवं स्वयं के ज्ञान का मूल्यांकन वो खुद ही कर लेता है, उस पर वो बल देता है। अर्थपूर्ण समस्या को सुलझाने को प्रोत्साहित करता है। अमूर्त धारणा को समझने में मूर्त अनुभव लेता है। जैसे कि कोई चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है तो उससे क्या रिलेटेड करेगा, वो मूर्त जो हमें दिखाई दे रही है उससे कनेक्ट करके चीजों को पढ़ाएगा, क्योंकि गणित की प्रकृति कैसी होती है, अमूर्त होती है। अब आदर्श शिक्षक देखते हैं। आइडल टीचर कैसा होता है, इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा टीचर की। टी की क्या हो जाएगी, ट्रूथफुल एंड टॉलरेंट, यानी विश्वसनीय एवं धैर्यमान होना चाहिए। ई मतलब एफिशिएंट यानी कुशल। ए मतलब अफेक्शनेट मिलनसार। सी मतलब कमांड होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट पर, विषय पर अधिकार होना चाहिए उसे। एच का मतलब हो जाएगा हेल्थ, यानी स्वस्थ होना चाहिए। अगर स्वस्थ नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी उसे, तो वो सही से पढ़ा नहीं पाएगा और ये बच्चों के मानसिक स्तर को भी प्रभावित करता है। ई का मतलब हो जाएगा उत्सुक। आर मतलब
रिसोर्सफुल यानी एक साधन के रूप में भी हमारा जो टीचर होता है वो काम करता है। इसके अलावा क्या है, गणित पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, मैथ की टेक्स्ट बुक जो होती है वो कैसी होनी चाहिए। एनसीईआरटी में भी बताया गया है जो संकल्पनाएं हैं वो सरल व कठिन होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने उसमें कठिन लैंग्वेज डाल दी और बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है, तो ये नहीं होनी चाहिए। संकल्पनाएं मूर्त से अमूर्त की होनी चाहिए। मतलब अगर आप मतलब अगर कोई टॉपिक है तो उससे रिलेटेड चीजें बनी होनी चाहिए। जैसे पेंसिल है तो पेंसिल की दृश्य बने होने चाहिए। तो ये सारी चीजें बुक में होनी चाहिए। कहानियों, गणितियों, खेल का प्रयोग होना चाहिए। चित्रात्मक होनी चाहिए। क्रिया केंद्रित उपागम पर बल देना, यानी क्रियाएं करके सीखे बच्चा। श्रेणीबद्ध और प्रासंगिक रूप से प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। दैनिक अनुभव से संबंधित होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी से कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो उसमें बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। उच्च कक्षाओं से जुड़ी चर्चा होनी चाहिए। महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होनी चाहिए। इसके अलावा है आपका अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आईएमपी लिख लीजिएगा। अपसारी चिंतन क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है हमारी, जो कि हमारा खुला यानी कि ओपन एंडेड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया और उसने उसके काफी सारे जवाब दिए, तो ये क्या होता है हमारा अपसारी चिंतन। मैं जैसे कि आपसे पूछ लिया गया 24 को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो सबके अपने अलग अलग चिंतन होंगे। जैसे कि एक बच्चा भी काफी सारे चिंतन कर सकता है, जैसे वो बता देगा 1 इंटू 24, 6 इंटू 4, 10 प्लस 14। तो इस टाइप से अगर एक क्वेश्चन के काफी सारे आंसर्स निकल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं अपसारी चिंतन, यानी कि प्रश्न मुक्त अंत, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये विश्लेषण होता है, खोज पर आधारित होता है, आलोचनात्मक भी होता है। तो अपसारी चिंतन आपको पता चल गया। ज्यादातर ये सृजनात्मक बच्चों में होता है। इसके अलावा है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है, कन्वर्जेंट थॉट, यानी कि क्लोज एंडेड होता है। कि कोई क्वेश्चन है उसका केवल एक ही आंसर है। जैसे कि मैंने आपको कह दिया 5 में कितना जोड़ा जाए कि 8 आ जाए, तो इसमें आप 2-3 आंसर तो नहीं भर सकते हैं, एक ही भरेंगे। जैसे कि मैं भर रही हूँ 3, तो इसके अलावा इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं हमारे, क्लोज एंडेड होते हैं, बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। इसमें एक ही उत्तर होता है, उत्तर हमारा निश्चित होता है। सोच और संकुचित होता है, छोटा। विचार कैसा होता है, सीधा आता है, मतलब एक ही आंसर है तो एक ही। समझ कैसी हो जाती है, नकारात्मक, क्योंकि एक ही आंसर आ रहा है। इसमें हमें काफी सोचने का मौका दिया जाता है और ये फैक्ट पर आधारित होता है। आई होप ये दोनों चीज क्लियर होगी। ये सीडीपी में भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए अपसारी और अभिसारी चिंतन क्या होता है। अपसारी जिसके एक से ज्यादा आंसर हो, अभिसारी जिसका एक ही आंसर हो। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं। गणित पाठ्यचर्या के लक्षण क्या हो सकते हैं, इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। क्रियाकलाप और गतिविधि आधारित हो। छात्रोन्मुख यानी छात्र को केंद्र माना जाए। दैनिक जीवन से संबंधित, ये तो एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसे हम वो भी लिख सकते हैं। छात्रों को प्रोत्साहित करने वाली हो। इस तरीके के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें टैग वर्ड का बहुत ज्यादा रोल होता है। जब इसमें देखिए, इसमें टैग वर्ड क्या हो सकते हैं आपके, दैनिक जीवन से, क्रियाकलाप, गतिविधि, सृजनात्मक, महत्वाकांक्षी, प्रोत्साहित। तो इसी से देखिए आपके कितने सारे टैग वर्ड्स निकल गए। तो ये सारे टैग वर्ड्स आपको जरूर से जरूर लिखने हैं और मैं आगे भी आपको बताऊंगी टैग वर्ड्स के बारे में, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। गणित शिक्षण में दुश्चिंता क्या होती है, डिसऑर्डर इन मैथ, गणित की संचयिता, प्रतीकात्मक भाषा होती है इसकी, सामाजिक भेदभाव होने लगता है, लड़कियों को गणित में कम आंकना, भेदभाव जो होता है इसके अंदर होने लगता है, शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी होती है, निराशाजनक पाठ्यचर्या होती है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, डिसऑर्डर इन मैथ। नेक्स्ट, मनोरंजक क्रियाएं क्या होती है, ये बच्चे में क्या विकसित करती हैं, समस्या समाधान कौशल विकसित करती हैं, रुचि एवं आनंद का अनुभव होता है, बुद्धि को तीव्र करती हैं, खेल भावना का विकास होता है, इन सकारात्मक सोच का। तो ये सारे भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, उसमें आप लिख सकते हैं। आगे, गणित कैसे पढ़ाया जाता है, इसकी एक ट्रिक है इलिप्स, यानी ELPS। इसके बारे में ना डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपको ये चारों दे देगा और इसे
उल्टा सीधा करके दे देगा और इसे सीरियल वाइज लगाइए। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इलिप्स की फुल फॉर्म पहले तो ई मतलब एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, एल मतलब स्पोकन, पी मतलब पिक्चर, एस मतलब सिंबल यानी रिटन लैंग्वेज। और जो ये इलिप्स का कॉन्सेप्ट है वो दिया है पामिला लियाबैक ने, तो इसे भी आपको याद रखना है। वैसे पूछता नहीं है, इसकी ज्यादातर यही पूछता है कि इसको सही क्रम में लगाइए, सही क्रम पूछ लेता है इनका। तो इलिप्स से आप याद रख सकते हैं ई एल पी एस, पी एस ई मतलब एक्सपीरियंस, एल मतलब लैंग्वेज, पी मतलब पिक्चर, एस मतलब सिंबल। आगे देखते हैं। अब पूछ लिया प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं, जिनका मौलिक चिंतन होता है, स्पष्ट रूप से सोचने, अर्थों को समझने, विश्लेषण करने, तर्क करने, सामान्यकरण, सीखी गई तकनीकों का उचित प्रयोग कर सकते हैं, पैटर्न का पता लगा सकते हैं। गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं उनका जो मानसिक लेवल होता है वो हाई होता है, तो वो बहुत चीजें कर सकते हैं, अर्थों को समझ सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें। अब गणित में त्रुटि का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि त्रुटि नहीं करेंगे तो समझ में कैसे आएंगी चीजें। त्रुटि एक अहम हिस्सा होता है लर्निंग, यानी लर्निंग का जो होता है, लर्निंग का क्या होता है, एक अहम हिस्सा होता है त्रुटि। गलतियां कर करके बच्चा सीखता है, यह जानकारी प्राप्त करने का स्रोत होता है। गणित में भ्रांतियों के बारे में यह हमें बताता है। आगे रचनात्मक कक्षा के गुण क्या हो जाएंगे, वास्तविक जीवन की संकल्पनाओं से संबंधित करना, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, जैसे कि बच्चे ने कोई पूर्व ज्ञान प्राप्त किया हुआ है उसी के आधार पर बच्चे को नए ज्ञान से जोड़ना। मान लीजिए अगर आप बच्चे को प्लस आपने सिखा दिया, माइनस सिखाना चाहते हैं तो आपको पहले प्लस सिखाना होगा। तो इसी को इसी से जोड़कर सिखाना क्या होता है, हमारा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना, ये नहीं है कि बच्चा क्लास में बैठकर बस देख ही रहा है, वो प्रश्न भी पूछे आपसे, यानी पृष्ठ पोषण होता रहे, फीडबैक मिलता रहे। क्रियाकलाप के दौरान सुसाध्य होता है। सामूहिक गतिविधि होनी चाहिए। सामूहिक गतिविधि का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन। विद्यार्थियों में ग्रुप डिस्कशन जरूर होना चाहिए ताकि बच्चे अपनी बातों को रख सके, स्वयं से सीख सके। और स्वयं से सीखना ही एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, आरटी 2009 सब बताते हैं। इसीलिए आपको ये चीजें तो जरूर करनी है कि बच्चा खुद से सीखे। रचनावादी शिक्षक के गुण क्या होते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को विशिष्ट मानना। ये नहीं है कि अगर क्लास में 50 बच्चे हैं उसमें से उन्हें बस 2 देख लिए, उन्हीं पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। प्रत्येक विद्यार्थी को स्पेशल समझना है। अपने विचार रखने से पूर्व विद्यार्थियों की समझ का आकलन करना है। ये नहीं कि बस आए क्लास में और बताना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। बच्चों से भी जानना है कि उन्हें क्या पता है इस चीज के बारे में, उससे रिलेटेड उनसे पूर्व जानकारी लेनी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ यहाँ पर, जैसे कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं व्रत, आपने व्रत पढ़ाया, आपको व्रत पढ़ाना है क्लास में, तो उससे रिलेटेड आप बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान जानना चाहेंगे। जैसे कि आप कहेंगे आपने रोटी देखी है, तो बच्चे बताएंगे हाँ देखी है। आप कहेंगे किस टाइप की होती है, तो इस टाइप से वो बताएंगे। इसके बारे में आप जानते हैं तो फिर धीरे धीरे करके बच्चों को व्रत पर लेकर आना है। तो ऐसे पढ़ाने का तरीका होता है। तो ये हो गया। इससे क्या होता है, बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं और मजा आता है उन्हें पढ़ने के लिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आप कभी भी पढ़ाने जाएं तो ये चीजें जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट है आपका विद्यार्थियों को पर्याप्त समय देना, अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना। आगे है, इसके अलावा है एक टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट मैप का। इसमें क्या होता है कि एक कोई चीज होती है, उसी के आधार पर सारी चीजें होना। एक अवधारणा से बनने वाली काफी सारी अवधारणाओं यानी कि उप अवधारणाओं को जो जोड़ता है उसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैप। अवधारणाओं का जटिल जाल तंत्र होता है, क्योंकि इसके एक कॉन्सेप्ट से काफी सारे कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं। रैखिक नहीं होता है कि सीरियल वाइज ही चल रहा हो, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने इससे ये बनाया तो इससे 2 भी बन सकते हैं, इससे 3 भी बन सकते हैं कॉन्सेप्ट से। तो ये सारी चीजें होती है, इसीलिए ये रैखिक नहीं होता है। नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ता है। आगे है जियोजेब्रा यानी सॉफ्टवेयर। इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये गणित की अवधारणा है, सॉफ्टवेयर है, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, गणित का क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर है जो छात्रों में गणित की बेहतर समझ हासिल करने में के लिए बनाया गया है। यह एक सक्रिय इंटरएक्टिव सॉफ्टवेयर है जो हमारे किस में प्रयोग होता है, ज्यामिति, सांख्यिकी, बीजगणित, रेखांकन करना, 3D चित्र बनाना, ये 3D लिखा हुआ है,
कलन, गणन, प्रयोग में जो हमारे हर एक पहलू के जितने भी गणित के पहलू होते हैं सब चीज में हमारी मदद करता है। अन्वेषण का मतलब होता है खोज, प्रतिरूपण प्रयोगात्मक कार्य हेतु होता है और दृष्टिबाधितों के लिए ये नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है। आगे देखते हैं। मूल्यांकन क्या होता है? उपलब्धि का पता लगाना, शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना। ये तो आपका टॉपिक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक में है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। जहां पर मैंने वो लिखवाया ना एनईपी, एनसीएफ, जो मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, उसमें मूल्यांकन आकलन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको याद रखना है मूल्यांकन। इसके अलावा है जॉर्ज पोलिया, जिन्होंने क्या दिया है? आधुनिक गणितीय समस्या समाधान के इन्हें जनक माना जाता है। इन्होंने क्या दिया है? एक बुक दी है हाउ टू सॉल्व इट, मतलब चीजों को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो इन्होंने इसके कुछ चरण बताए हैं। ये बुक इन्होंने 1945 में दी है जिसका नाम है हाउ टू सॉल्व इट। 4 चरण दिए हैं। ऐसे ही पूछेगा आपको, इन जैसे आपको ये उल्टे सीधे करके दे देगा। पहले दे देगा पुनः जांच करना, एक योजना तैयार करना, योजना को क्रियान्वयन करना, समस्या को समझे। ऐसे उल्टे सीधे आपको लगा कर दे दिए और आपको पूछ लेगा कि इसका सही क्रम लगाएं। मैथ में क्वेश्चंस ऐसे ही, ज्यादातर बच्चों को सीरियल नहीं पता होता है, तो इसी जिनकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो पैडागोजी को जरूर करें क्योंकि पैडागोजी आपको 15 मार्क्स देती है दोनों सब्जेक्ट में, पेपर 1 पेपर 2। अगर आपके क्वेश्चन भी नहीं है तो आप पैडागोजी पर कंसंट्रेशन कीजिए ताकि आपके 15 क्वेश्चंस तो बन ही जाएं। इसके अलावा ये भी नहीं है कि मैथ में आपके 15 क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं तो वो हो जाते हैं। तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपके आराम से 20 से 22 नंबर इजीली आ जाएंगे। जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है उसकी बात कर रही हूँ मैं, बाकी जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है वो 30 आउट ऑफ 30 भी ला सकता है क्योंकि वो क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकता है अच्छे से। तो ये स्टेप आपको पता होनी चाहिए। समस्या को समझें, एक योजना तैयार करें, योजना को क्रियान्वित करें, पुनः जांच करें। तो ये इसके स्टेप है। किसने दिए हैं? ये जॉर्ज पोलिया ने दिए हैं। आगे आपका फेवरेट टॉपिक एनसीएफ 2005। क्या है ये? शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख दस्तावेज है जिसने क्या कहा है? बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया है, त्रिभाषा सूत्र के बारे में बताया है। इसका एक मूल वाक्य है, क्या है वो? लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बच्चों पर बोझ नहीं डालना है। अब इन्होंने क्या दिया है? प्रेरित किसने किया है इसे? रविंद्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता और संस्कृति के द्वारा, सभ्यता और प्रगति के द्वारा क्या किया गया है? ये प्रेरित किया गया है। पहल की थी इसके मानव संसाधन मंत्रालय ने। ये आपसे नहीं पूछता है ज्यादातर, आपसे तो ये पूछेगा, इसके एक तो ये पूछ लेगा पॉजिटिव फैक्ट्स क्या है, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करना, खोजबीन। तो ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड है, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। इसके अलावा तर्कसंगत विचारों, बच्चे प्रयास करें, प्रैक्टिस करें चीजों की, अनुभव लें, अवसर दें उन्हें, तर्क करें, हस्तपरख खुद से करके सीखें, स्वयं करके सीखें। और गणित सबके लिए है, ये नहीं सोचना है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के कमजोर होते हैं, भेदभाव नहीं करना है, सबके लिए है। ये किसने बोला है? एनसीएफ 2005 ने ये बात बोली है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है आपका सममिति रेखा। इस पे लिख लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन जरूर बनता है और दोनों पेपर के मिलाए जाए तो 2 क्वेश्चन आपके इजीली बन जाएंगे। इसमें क्या है, बहुत इजी है, वो देखते हैं। सममिति रेखाएं होती क्या है? जो किसी चीज को सेम चीज में डिवाइड कर दे। जैसे मैंने ये गोला लिया है और इसको ये दोनों, मतलब एक के ऊपर अगर हम एक रख रहे हैं, जैसे हम इसके ऊपर ये चीज हम इसके ऊपर रखे तो सेम, मतलब इसे ढक ले, ये चिपक जाए बिल्कुल, जो सेम चिपक जाए और एक के ऊपर एक रखने पर, तो उसको हम बोलते हैं सममिति रेखाएं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ज्यादातर ना अल्फाबेटिकल ज्यादा पूछते हैं, मैं आपको एच का बताती हूँ। तो आप देखिए, अगर मैं इसे यहां से डिवाइड कर दूं बीच में से, तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ सेम बन रहा है, और जो दोनों तरफ सेम बन रहा हो उन्हें ही हम सममिति रेखाएं कहते हैं। स्टेटमेंट में पूछा जाता है, अच्छे से सुनिएगा इस चीज को। 2 चीज जैसे हमने एक के ऊपर एक रख दी तो ये क्या हो गया? सेम चीज बन गया। तो इसमें कितनी सममिति रेखाएं हो जाएंगी? 1। और अगर हम यहाँ से, ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों उसमें देखना पड़ता है। जैसे कि एच है, पहले हमने यहाँ से काटा तो इधर उधर का सेम, इधर और इधर का सेम बन गया। और अगर हम इसे दोबारा कट करें ऐसे, तो ऐसे आप देख रहे हैं एक ये पैटर्न बन रहा है, एक ये पैटर्न बना है, तो दोनों सेम बन रहे हैं। अगर हम इसे इसके ऊपर चढ़ाकर रखें तो ये चिपक जाएगा, तो सेम चिपक रहा है, तो इसीलिए इसके अंदर 2 सममिति रेखाएं हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। तो दोनों चीज को आपको ध्यान रखना है। अब पूछता कैसे है? पतंग में पूछ लेगा आपसे कितनी सममिति रेखाएं होती हैं। अब आप देखिए पतंग, आप देखेंगे इसके ऊपर ये चिपक रहा है तो इजीली कितना हो जाएगा? ये
1 हो जाएगा। पतंग को अगर आप ऐसे बनाते हैं तो ये अगर आप काटेंगे इसे यहाँ से तो ये इसका यहाँ ये चीज़ इससे चिपक जाएगी, तो इसमें कितनी सममिति रेखाएं हो जाएंगी? 1। आप बस डायरेक्ट याद कर लीजिए, इधर-उधर की बातों में मत लगिएगा कि चिपक जाएगा या नहीं चिपक जाएगा। ये मैं इसीलिए आपके लिए लिख कर लेकर आई हूँ। बस ये आपको पता होना चाहिए होता क्या है। पतंग में होता है एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस और रेक्टेंगल। इसे र से याद रख सकते हैं। रोम्बस और रेक्टेंगल में 2-2 होता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। वर्ग में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इस तरीके से ट्रिक बनाकर आप याद कीजिएगा। समबाहु त्रिभुज में कितने होती हैं? 1 सममिति रेखा होती है। समबाहु में कितनी होती है? 3 होती है। विषम बाहु और समांतर चतुर्भुज में कोई भी सममित रेखा नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिख दिया, क्योंकि इसमें कोई नहीं होती है। इसके अलावा व्रत में अनंत होती है, आप देख भी सकते हैं। व्रत को हम कैसे भी कर लें, ऐसे करेंगे 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, ऐसे करेंगे 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, ऐसे करेंगे 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, ऐसे करेंगे 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर अनंत सममिति रेखाएं होती हैं। तो ये आपको याद रखनी है। कोई सा भी आ जाए आप डायरेक्ट टिक भी मार सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको पैटर्न कट करके ही देखना पड़े, लेकिन नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए होता क्या है। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी होगी। 1 मार्क्स इससे बना ही बना है, तो इसीलिए से अच्छे से देखिएगा। टॉपिक आता है आपका ये अभिग्रहित, स्वयंसिद्ध तथा प्रमेय। तीनों अलग अलग हैं, लेकिन अभिग्रहित और स्वयंसिद्ध को एक्सोमी बोलते हैं और प्रमेय को थ्योरम बोलते हैं। अभिग्रहित क्या होता है? जो वैध हो, सत्य हो, प्रूफ करने की नीड ना हो। मतलब एक तरह से जैसे मैं आपको कहूँ सूरज पूरब से उगता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वैध है, सत्य है, तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब मैथ की लैंग्वेज में बताऊं, 2 बिंदु हैं, इससे एक रेखा बनती है, तो ये एक सच बात है, इसे हम झुटला तो नहीं सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अभिग्रहित हो जाएगा। ये एक गणितीय कथन भी है। स्वयं सिद्ध क्या होता है? ऐसा कथन जिसे हम बिना किसी प्रमाण के सत्य मान लेते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? स्वयं सिद्ध हो जाता है, जिसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूं सूरज पूरब से उगता है, तो आप मान लोगे। आप ये थोड़ी कहोगे कि मुझे प्रूफ दो इस चीज का, ऐसा तो नहीं होगा। इस चीज को प्रूफ करने की नीड ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वयं सिद्ध कहते हैं। इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, दोनों सेम से ही होते हैं, तो इसलिए इन दोनों को ध्यान रखना है, सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। इसके अलावा है प्रमेय। प्रमेय को प्रूफ करना होता है, जिसे साधा जा सके यानी प्रूफ करना पड़े। प्रमेय जो है आपने 10th 12th या आपने अगर बीएससी किया तो आपने पढ़ी होगी। प्रमेय को प्रूफ करना होता है जब आप क्लास में लिखते हैं हैंड्स प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ, इस तरीके से आप लिखते थे। तो प्रमेय क्या होता है? प्रमेय को प्रूफ करना होता है। मैंने एक नोट लिखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में काफी बार आया हुआ है। ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रमेय कहलाते हैं, क्योंकि हम इन्हें खुद से सिद्ध करते हैं, सिद्ध करे हुए तो नहीं होते हैं ये स्वयं सिद्ध की सहायता से हम करके इन्हें सिद्ध करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्रमेय। इसके बाद पढ़ते हैं वैन हीले का ज्यामितीय विचार, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये लिखा भी होगा, तो चलिए इसे देखते हैं। इन्होंने कितने स्टेप्स दिए हैं? 5 स्टेप्स दिए हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं। वैन हीले का जो सिद्धांत है यह बताता है कि ज्यामिति कैसे सीखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के चिंतन के लिए 5 स्तर बताए गए हैं, लेवल बताए गए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद है कि ज्यामिति के लिए और 5 स्टेप्स दिए हैं। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है आपका चक्षुषीकरण, जिसे हम बोलते हैं लेवल 0। तो ये अच्छे से पता होना चाहिए, लेवल 0 से लेवल 4 तक चलता है। वैसे तो इसके अंदर 5 स्टेप है, लेकिन गिने 4 जाते हैं क्योंकि लेवल 0 से स्टार्ट होते हैं। लेवल 0 हो गया आपका चक्षुषीकरण। इसके बाद है लेवल 1 जिसे हम विश्लेषण बोलते हैं। लेवल 2 है आपका अनौपचारिक निगमन। लेवल 4 है आपका औपचारिक मतलब लेवल थर्ड है ये। लेवल 4 है आपका दृढ़ता यानी एनालिसिस। तो ये 5 स्टेप्स आपको स्टेप बाय स्टेप याद होने चाहिए। फर्स्ट है आपका चक्षुषीकरण, जो कि है लेवल 0। इसमें बच्चे चीजों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर अपनी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन कर देता है। मान लीजिए उसने बिस्किट देखा, बिस्किट बोल दिया, रोटी बोला, देखा रोटी बोल दिया। मतलब उसे ना इनका नाम नहीं पता रियल में। जैसे मैथ में इसे व्रत बोलते हैं,
इसको आयत बोलते हैं। तो ये चीज़ उसे नहीं पता है, बस एक उसने बनावट के आधार पर उनको नाम दे दिया। तो वो किस में आता है, हमारा चक्षुषीकरण लेवल 0 में आता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा लेवल 1 में, वो क्या करता है, इसमें बच्चा चीज़ों के ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है। मतलब उसने ये तो कह दिया था, ये गोला है, ये गोला है, ये कुछ टेबल टाइप है, इस टाइप से उसने बोल दिया, चकोर टाइप है। तो लेकिन इसमें क्या कर रहा है बच्चा, इनका नाम भी जानना स्टार्ट कर रहा है। जैसे कि ये गोल जो थी वो रोटी थी, ये जो था वो बिस्किट था। तो इस टाइप से उसने नाम जानना शुरू कर दिया है। फर्स्ट वाले में वो नाम नहीं जान रहा था, बस एक आकृति जान रहा था। थर्ड वाला है अनौपचारिक निगमन, जिसे लेवल 2 बोलते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन भी समझने लगता है। मतलब उसे पता लगने लगता है, जैसे ये सर्कल है, ये आयत है, ये वर्ग है। यहाँ पर वो ये भी नहीं समझ रहा है ये आयत है या वर्ग है, बट वो तीसरे लेवल में ये चीज समझ रहा है, रिलेशन बना रहा है। फोर्थ है आपका, एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका औपचारिक यानी लेवल 3। इसमें बच्चा आकृतियों के फॉर्मूले ढूंढने लगता है। इनके जो फॉर्मूले होते हैं इस लेवल में वो ढूंढने लगता है। नेक्स्ट है आपका दृढ़ता यानी कि लेवल 4। इसमें बच्चा खुद से चीजें बनाने लगता है, अमूर्त रूप से चिंतन शुरू कर देता है। वो जैसे कि ये त्रिभुज होता है तो ये सारी चीजें वो बताने लगता है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ये इलिप्स का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने थोड़ा डिजाइन अच्छे से सजा के लिखा हुआ है। अगर आप ये देखना चाहे तो ये भी देख सकते हैं, ये मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, हमारी मानसिक गतिविधि है, गणित की रीढ़ है, सृजनात्मकता आती है, संक्रिया यानी कि प्लस माइनस गुणा भाग, ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, हमारी पैटर्न में आ जाती है। आगे देखते हैं योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, सम्मेटिव यानी कि जो अंत में किया जाता है। पढ़ाई के जब हमारा सब कुछ पूरा हो गया सिलेबस, जो लास्ट में हमारी एक परीक्षा ली जा रही है, अंत में जो किया जा रहा है उसे हम बोलते हैं सम्मेटिव इवैल्यूएशन। और रचनात्मक क्या होता है, फॉर्मेटिव क्या होता है, जो पढ़ाई के दौरान किया जाता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, हम साथ साथ में उसका प्रश्न पोषण भी कर रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं। तो ये क्या होता है, हमारा होता है रचनात्मक मूल्यांकन, जो पाठ से पहले भी होता है, पाठ के बीच में भी होता है। तो ये हमारा होता है रचनात्मक फॉर्मेटिव, और एक पॉजिटिव टैग वर्ड भी है। अब आगे देखते हैं निदानात्मक और उपचारात्मक। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको ऑल सभी को मिलते ही हैं। जैसे फर्स्ट है निदानात्मक, कमियों का पता लगाना बच्चों की, और उपचारात्मक का मतलब उपचार करना उनका। जब हम कमियों का पता लगा लेंगे तो उसका उपचार भी करना होगा, तो उसे बोलते हैं हम उपचारात्मक शिक्षण। इसमें मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, बस आपको यही याद रखना है, निदानात्मक कमियों का पता लगाना, उपचारात्मक उपचार करना। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूमैन का त्रुटि विश्लेषण। ये देखते हैं त्रुटि विश्लेषण क्या होता है, समस्या समाधान के रूप में जाना जाता है। न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण के पीछे का सिद्धांत बताता है कि गणित में एक शब्द समस्या को हल करने के लिए एक छात्र आमतौर पर 5 चरणों से गुजरता है। मेन याद रखो, समस्या समाधान के रूप में होता है, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछेगा, स्टेप पूछेगा, स्टेप पता होनी चाहिए। पढ़ने का स्तर होना चाहिए सबसे पहले, फिर समझने का स्तर होना चाहिए। मतलब न्यूमैन ने स्टेप्स दिए हैं कि हमें चीजों को कैसे पढ़ना है, कैसे चीजों को हल करना है। पहले हम अच्छे से पढ़े क्वेश्चन को, फिर उसे समझे, उसमें पूछा क्या गया है, परिवर्तन स्तर करें, उसके अंदर चीजों को सॉल्व करें। नेक्स्ट इज प्रक्रिया कौशल, उसके लिए स्टेप्स ले। लास्ट इज एनाकोडिक स्तर, मतलब लास्ट में उसका मूल्यांकन कर दे, जो भी चीज हम फॉलो कर रहे हैं वो चीज कर दे। तो ये स्टेप्स हैं, आगे पीछे करके दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि न्यूमैन के अकॉर्डिंग इसके जो क्रम है वो सही से लगाइए। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन क्या होता है, आंकड़ों को प्रस्तुत करना यानी निरूपण करना। इसमें भी आपको स्टेप्स दे देगा, वो पूछ लेगा। आंकड़ों को प्रस्तुत करना, विश्लेषण, एकत्रीकरण, वर्गीकरण। लास्ट में हम वर्गीकरण व्याख्या कर देते हैं चीजों को समझकर। तो इसीलिए ये स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। ये स्टेप्स ही हैं मैथ में जो बच्चों को घुमा देते हैं, इसलिए आपको स्टेप्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। स्टेप्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। स्टेप्स से पूछेगा आपसे, इन्हें ऊपर नीचे करके दे देगा, पूछ लेगा कौन सा सीरियल सही क्रम में लगाइए। नेक्स्ट है अब कुछ ना शब्दावली हैं जो मैथ में बहुत ज्यादा पूछी जा रही हैं, 2-3 साल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो देखते हैं। पहला है आपका तुलनात्मक जमा और तुलनात्मक घटा। तो इन दोनों को मैं कंपैरिजन करके बताऊंगी आपको। तुलनात्मक जमा को सादृश्य संकलन भी बोलते हैं और तुलनात्मक घटा को सादृश्य व्याकलन भी बोलते हैं।
तुलनात्मक जमा क्या होता है? जैसे ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु अधिक है तो तुलनात्मक जमा। समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से समझिए। ये रोहन है, ये श्याम है, कुछ भी मान लीजिए, जिसका भी नाम हो। तो इसके पास 5 रुपए है, तो इसने क्या कहा तुलनात्मक जमा में, इसके कंपैरिजन में इसके पास 2 रुपए ज्यादा है। मतलब 5 रुपए तो है पर 2 रुपए ज्यादा है। आई होप चीज क्लियर होगी। इसके कंपैरिजन में इसके पास थोड़ा ज्यादा अमाउंट है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? तुलनात्मक जमा कहलाता है। मतलब जोड़ दिया हमने उसमें, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तुलनात्मक जमा। इसी तरीके से एग्जाम्पल के लिए अब आप तुलनात्मक घटा का भी समझिए। ये रोहन है, ये श्याम है, इसके पास 5 रुपए हैं, तो इसने कहा कि इसके कंपैरिजन में इसके पास 2 रुपए कम है, तो इसके पास कितने रुपए हो गए? 3 रुपए। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो बस यही है, ये मैंने एग्जाम्पल लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं। ए के पास 5 पेन है, बी के पास 5 तो है पर 2 एक्स्ट्रा हैं, तो ये हो गया तुलनात्मक जमा, और इसे हम क्या बोलते हैं? सादृश्य संकलन भी बोलते हैं। इसी तरीके से ये हो गया कि रोहन के पास 5 पेन है और इसके पास इसके कंपैरिजन में 3 पेन कम है या 2 पेन कम है। ये मत सोचना मैंने घटाकर लिखा हुआ है ये, बल्कि मैंने बताया कि इतने कम है, तो इसके पास टोटल कितने बचे? 2 बचे। तो ये चीज क्लियर होगी। अब आगे देखते हैं, व्यवकलित जमा एंड व्यवकलित घटा। अब ये क्या है? दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे। जैसे कि हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी हम यूज करते हैं, जैसे कि हम बोल देते हैं 7 में कितना जोड़ें कि 14 हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे? एक ही ऑप्शन होगा आपके पास, 7। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं व्यवकलित जमा। इसी तरीके से घटा की बात करूं, 5 में से क्या घटाया जाए कि 2 हो जाए? आई होप समझ गए होंगे आप। 3, तो ये घटा होगी। उसके अंदर अगर आप दोनों को कंपैरिजन करें तो इसमें था तुलना, मतलब रोहन के पास जितना था उससे उसके पास 2 अमाउंट ज्यादा था या कम था। तो इसी तरीके से इसमें क्या है? बस इसमें तो नॉर्मल पूछा है कि इसमें कितना जोड़े कितना हो जाए, तो ये हो जाएगा व्यवकलित जमा और व्यवकलित घटा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका समुच्चय और संवर्धन। अब इन्हें समझिए। समुच्चय क्या होता है आपका? एग्जाम्पल से देखिए, ये रोहन है, ये श्याम है। रोहन के पास 2 बॉल है, श्याम के पास 3 बॉल हैं, और अगर इन दोनों की बॉलों को ऐड कर दें इस बक्से में 2 + 3, तो ये हमारा हो जाता है समुच्चय। ये आपने 10th-12th में भी पढ़ा होगा, ए यूनियन बी से बोलते थे, लेकिन इसे लिखना नहीं है। ये मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ जिसमें दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, वो हमारा होता है समुच्चय। अब संवर्धन क्या है? ठहरी हुई चीज में वृद्धि करना। मान लीजिए किसी बुक का मूल्य, किसी बुक का जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब जो बुक का मूल्य है या जो बुक का प्राइस है वो 50 रुपए है। ये ठहरी हुई चीज है कि 50 रुपए में वो बिक रही थी, लगभग उसे 3 साल हो गए, 50 रुपए में बुक बिक रही थी। अचानक से ही सडनली उसमें वृद्धि हो गई, मतलब कि अब वो बुक 50 की ना मिलकर 55 की मिल रही है, तो ये क्या हो गया? वृद्धि हो गई। मतलब 50 में मिल रही थी, अब 55 में मिल रही है, तो यानी क्या हो गया? उसमें चीज 5 रुपए बढ़ गए, बढ़ोतरी हो गई, तो इसको ही हम बोलते हैं संवर्धन। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, 2 रुपए बढ़ गए, यानी पहले पेन 5 रुपए का था, अब 7 रुपए का हो गया। मतलब ठहरी हुई चीज में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, उसे हम संवर्धन बोलेंगे। आई होप यहाँ तक चीजें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है। अगर फिर भी डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, प्रतिकारी रणनीति क्या होता है? कंपेंशन स्ट्रेटेजीज क्या होता है? इसका अर्थ होता है कमी की भरपाई। अगर किसी चीज में कुछ कमी रह गई है तो उसको भरपाई करना। एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। आपके पापा ने आपसे पूछ लिया 43 और 64 कितने होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको भी एक माइंड लगाएंगे चीजों को, इसमें से 40 ले लेंगे, इसमें से 60 ले लेंगे, कितना हो गया? 60 और 40 100 हो गया। इसमें से 3 बचे थे, इसमें से 4 बचे थे, कितना हो गया? 7 हो गया, तो 107 यानी 107। मतलब माइंड लगाएंगे बिल्कुल कि थोड़ा थोड़ा तोड़कर जोड़ दें तो इजी है। अगर हम इसे ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो इजी नहीं होगी, लेकिन हमने यहाँ जीरो के माध्यम से क्या कर लिया? इसको इजी बना लिया। तो वही है हमारी प्रतिकारी रणनीति। एग्जाम्पल लिखा हुआ है,
62 43 को जोड़ना है, पापा ने कहा, तो इसे 60 लिख लिया, इसे 40 लिख लिया। अब इसमें से 2 बचा, इसमें से 3 बचा, तो टोटल कितना हो गया 105। तो एक तरह से माइंड में कैलकुलेशन करना, तो वो हमारा क्या होता है, प्रतिकारी रणनीति होता है। ये क्या करता है, मानसिक चिंतन को, मतलब मानसिक गणित का प्रोत्साहन है, मानसिक माइंड लगाना पड़ता है इसमें चीजों का, तो वो है वैकल्पिक तरीका है। आगे देखते हैं, मैंने माइनस वाला भी लिख दिया है, वैसे इसमें 2 नहीं होते हैं, एक ही होता है, एग्जाम्पल के लिए लिखा है, तो देख सकते हैं आप। आगे देखते हैं, अब है गणितीय पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत। वो कौन कौन से होते हैं, यही कि मतलब एक तरह से पॉजिटिव टैग वर्ड अगर आप लिख लेंगे ना, तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इसमें है छात्र केंद्रित होनी चाहिए, क्रिया प्रधान होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक और तार्किक ढंग से होना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के तौर पर भी हमें बच्चों को एक्सेप्ट करना है। पाठ्यचर्या के निर्माण में अध्यापक की सहमति होनी चाहिए, ये ना हो कि उनसे पूछा ही ना जाए और पाठ्यचर्या मतलब सिलेबस बना दिया जाए। उद्देश्यों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तनीय बनाना, विषयों में सह संबंध दर्शाना। विषयों में सह संबंध का मतलब आप समझ रहे हैं, सब्जेक्ट को एक दूसरे से रिलेट करना, तो उसको हम बोलते हैं विषयों में सह संबंध बनाना। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपका लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें ज्यादातर अगर आपसे पूछा जाएगा, ये आप देख लीजिएगा क्योंकि सबके लिए कॉमन है, सारे सब्जेक्ट के लिए। डिस्कैलकुलिया पूछा जाएगा क्योंकि मैथ से संबंधित है, डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है, गणित से। बाकी आप देख लीजिएगा, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी। अगर किसी को अभिसारी और अपसारी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, अंतर देखना है, तो ये भी कर सकते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल अच्छे तरीके से, सुंदर सुंदर राइटिंग में, वो थोड़ा बेकार राइटिंग कह सकते हैं आप, ये बिल्कुल साफ साफ क्लियरिटी से लिखा हुआ है, तो ये भी देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करें। अब आपका समाप्ति की हो रही है, और ये डेफिनेशंस है। अब ये डेफिनेशन में कुछ समझाने का तो है नहीं, तो ये डेफिनेशन आपको जू की तू याद करनी है, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेगा ये डेफिनेशन, ये दे देगा आपको स्टेटमेंट और पूछ लेगा किसने दी है, तो नेपोलियन ने दी है। डेफिनेशंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने कुछ निकाली है, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ समझाने का नहीं है, तो इसीलिए आपको मैं ये दे रही हूँ, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस आपको क्या करना है, ये देखना है स्टेटमेंट को और इनके राइटर्स का ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, इसके अलावा है गणित के साधन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर है आपका अबेकस। अबेकस क्या होता है, इसमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटा, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का मान ज्ञात करना सिखाया जाता है। तो ये पूछ लेगा आपसे, बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटा, ये सब किस में सिखाया जाता है, अबेकस में सिखाया जाता है। आगे है, इसके बाद है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड मैंने आपको पीछे भी बताया कि ज्योमेट्री के लिए यूज होता है। इसमें 2D का ज्ञान, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एटसेट्रा आदि का ज्ञान दिया जाता है। ग्राफ पेपर में क्या होता है, इसमें डेसिमल नंबर को ज्ञान सिखाया जाता है। ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, वो छोटी छोटी सी इस टाइप से होते हैं, वो छोटे छोटे से बिल्कुल। तो वो डॉट पेपर क्या होता है, इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स और इंग्लिश अल्फाबेट का ज्ञान कराया जाता है, जो डॉट पेपर होते हैं। आपने ये ना 10th 12th में देखे होंगे जरूर, अगर नहीं देखे तो आप गूगल पे जाकर सर्च करिएगा, वहां से भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा है टेनग्राम। इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स की जानकारी दी जाती है चित्र के माध्यम से। इसमें केवल सिखाया जाता है, और इसमें क्या होता है, जानकारी दी जाती है किसके माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से। तो गणित के साधन आपके कितने हो गए, 5 हो गए, अबेकस, जियो बोर्ड, ग्राफ पेपर, डॉट पेपर एंड टेनग्राम। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर ये आपकी जो पैडागोजी थी वो कंप्लीट होती है। अब मैं आपको करवाने वाली हूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड, जो सीटेट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो चलिए वो देख लेते हैं। मेक श्योर आप इन्हें कहीं पर नोट डाउन जरूर करें, ताकि आप इसे लास्ट टाइम में रिविजन कर सकें। तो पहले देखते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। अगर कहीं पर भी दिखाई दे केवल, बिल्कुल काट देना, नेगेटिव टैग वर्ड होता है। केवल बहुत से अभ्यास होनी चाहिए, अभ्यास केवल, तो बिल्कुल काट देना है आपको। रैंक, ग्रेड, देन, तो ये चीजें नहीं होती है पढ़ाने के, उस पे केवल सीखने के लिए सिखाया जाता है, केवल इसमें आ गया। शिक्षक, कंठस्थ, कंठस्थ तो बिल्कुल ही नेगेटिव टैग वर्ड है, एकदम काट देना है।
याद करना, स्मरण रटना, ये भी टैग वर्ड है। संकल्पों का कठोरता से पालन करना, गणित के लिए तैयार करना। गणित के लिए हमें बच्चों को तैयार नहीं करना है, उच्चतर कक्षा के लिए तैयार करना। ऐसा नहीं है कि हमें बस 6th में है बच्चा, आप 7th में डालना है उसे, बस भेजना है किसी तरीके से, ऐसा नहीं। बच्चों को समझ विकसित करनी है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास, तार्किक चिंतन करना है बच्चे का। गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। ये सारे नेगेटिव टैग वर्ड हैं, कहीं भी ऑप्शन में दिखे तुरंत काट देना आप। इसके अलावा है पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना है बच्चों से, कठोर अभ्यास से नहीं सिखाना है। लड़कियां गणित में कमजोर होती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं मानना है, एक लैंगिक भेद है। गणित की पाठ्य वस्तु सरल और रंगीन होनी चाहिए। जवाब देने में सटीकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा है आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स, देख सकते हैं आप। आगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर चलना है। समावेशी विधि, सभी को समान रूप से शिक्षा देनी है। सृजनात्मकता चिंतन करना है, मैंने आपको गणित में पहले ही बता दिया था, अमूर्त है। तर्कात्मक कौशलों का विकास करना है, गणितीय अवधारणाओं को समझना है। समस्या समाधान कौशल का इसमें विकास करना है। विश्लेषण विधि, तर्क विधान विधि करना है। नए नए अनुभव प्रदान करना है। प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित, जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी से बच्चों को रिलेट करके पढ़ाना है। सुव्यवस्थित और स्पष्ट होना चाहिए। गणित एक रसहीन है, अवधारणात्मक है, ज्ञान समझ होनी चाहिए। वास्तविक जीवन से जोड़ना है, बच्चों को गणितीय भाषा में विकास करना है, डेवलपमेंट करना है। तो ये यहाँ पर आपका सारा कंप्लीट हो गया है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर सकूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा अगर आपका कोई भी डाउट हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।